हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने उनका जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, इट वाज समहाउ लाइक दिस, इन विच द पॉजिटिव चार्ज वाज प्रेजेंट इन द सेंटर। हियर यू सी अ रेड कलर स्फेयर, जो लाल कलर का स्फेयर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और रेस्ट ऑफ द ग्रीन कलर स्फेयर्स रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव चार्ज। तो कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, नेगेटिव चार्ज कहां पर है, बट पॉजिटिव सेंटर में और नेगेटिव इधर उधर स्कैटर्ड है। ये मॉडल था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसमें एक मॉडल उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया था, इट वाज द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। इसको हम बोलते थे एटम का प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मॉडल इसलिए बोलते थे कि इसमें उन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से अर्थ के अराउंड सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से उसी तरह से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दिस मॉडल वाज कॉल्ड द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। बट बच्चों, इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसके कारण कुछ ऐसी चीजें थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। तो द मॉडल क्रिएटेड बाय रदरफोर्ड हैड स्टिल सम सीरियस डिस्कॉर्डेंस, है ना। कुछ डिस्कॉर्डेंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आई वो हम देखते हैं कि जो प्लैनेटरी मॉडल था, प्लैनेटरी मॉडल में इस तरह से उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट करता है। इट इमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो इस तरह के सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए लास्ट में डंप हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ये किसके मॉडल के अकॉर्डिंग था? रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता है, दैट मीन्स द radiate energy and it finally fall in the nucleus, so the atom will not be stable. एटम क्या रहेगा? स्टेबल नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नेचर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधे न्यूक्लियस में चले जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टेबल है, जैसे आयरन है। तो आयरन ऐसा नहीं होता कि खत्म हो गया, वो स्टेबल होते हैं, उसके एटम्स स्टेबल है। तो फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नेल्स बोर, जिसको हम सिंपली बोर्स भी कहते हैं। बोर्स ने एक मॉडल दिया एटम का, उस मॉडल को हम कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, है ना। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो जो भी कमियां थी, उन सबको नेल्स बोर ने दूर किया। देखते हैं हम। इन 1913 द डेनिश साइंटिस्ट नेल्स बोर प्रपोज्ड एन इम्प्रूव्ड मॉडल। In his model, he placed each electron in a specific energy level. ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात थी बोर के मॉडल में, कि उन्होंने क्या बताया कि अनलाइक द रदरफोर्ड्स मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास घूम करके धीरे धीरे एनर्जी को एमिट करते हुए न्यूक्लियस में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ में एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में मूव करता है, इस तरह से कि ये बीच में हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस के बाद में जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, वो एनर्जी लेवल्स फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इस तरह से। और ये एनर्जी लेवल हमेशा एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जो न्यूक्लियस के पास में है उसकी एनर्जी सबसे कम, फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जिन भी एनर्जी लेवल में है या एनर्जी लेवल की एनर्जी बढ़ती जाती है। अब इसमें यह हुआ
कि जो कंफ्यूजन था कि जो स्टेबिलिटी थी एटम की, which was not described by the Rutherford, now due course of the Niels Bohr's model of the atom, it can be explained. कि अब जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं आता है, वो कोई रेडिएशन भी इमिट नहीं करता है कंटिन्यूसली, बट वो अपने एक फिक्स एनर्जी लेवल में मूव करता है, पहली बात। दूसरी बात, जिन पाथ पर ये मूव करता है उनकी एनर्जी हमेशा फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है अगर, इफ द इलेक्ट्रॉन गेन्स द एनर्जी, देन इट विल जम्प्स इनटू हायर एनर्जी लेवल। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, उसने थोड़ी सी एनर्जी एक्वायर की, गेन की, तो वो जंप कर जाएगा सेकंड एनर्जी लेवल में। सेकंड एनर्जी लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी को लूज किया, तो वो आ जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में, बट तभी जब वो एनर्जी को गेन करता है या लूज करता है। अदरवाइज नेचुरली द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन्स इन इट्स कांस्टेंट एनर्जी लेवल। ठीक है बच्चों, ये हमें बताया था नेल्स बोर ने। आगे देखते हैं हम। It was realized that the attraction between the electrons and the proton should make the atom unstable. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एटम को अनस्टेबल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। बट बोर्स मॉडल ने फिर ये बताया कि वो स्टेबली ऑक्यूपाई फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही प्रेजेंट रहेंगे। जो एनर्जी पाथ हमने देखे थे सर्कुलर, उन पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। as long as these orbits has special discrete locations, है ना, तो इनकी जो लोकेशंस रहेगी वो भी फिक्स रहेगी, लोकेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो बोर्स मॉडल ऑफ द एटम ये हमें बताता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ है जो इसकी ओर continuously revolves around the nucleus containing the positive charge, and these are nothing but the energy levels। ये जितनी भी आपको ब्लू कलर से जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, एनर्जी लेवल से अलग अलग, जिन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं आगे बच्चों की बोर्स ने किस तरह से उसके मॉडल को रिप्रेजेंट किया, है ना। तो इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, द स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स थे डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी के रहते हैं। These orbits or shells are represented by the letter KLMN, है ना। तो इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KLMN इस तरह से, है ना, या फिर KLMN के बजाय हम इनको एनर्जी लेवल 1 2 3 4, है ना। 1 अगर है तो K, 2 अगर है तो L, 3 अगर है तो M, है ना, 4 अगर है तो N शेल। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं शेल्स को। और एनर्जी, शेल्स की जो एनर्जी है 1 की सबसे कम, 2 की उससे ज्यादा, 3 की उससे ज्यादा, 4 की उससे ज्यादा। तो इस तरह से ये अलग अलग शेल्स हो गई और बीच में हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। तो बोर ने ये बताया कि जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, अब इलेक्ट्रॉन मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो अलग अलग एनर्जी लेवल में फिल करना होंगे, भरेंगे उसमें। तो उन्होंने ये बताया कि ये सबसे पहले जो भरते हैं वो जो क्लोजेस्ट जो एनर्जी लेवल है, सबसे पास का है, उसमें सबसे पहले जाएंगे, फिर दूसरे नंबर के में जाएंगे, फिर तीसरे नंबर के में जाएंगे। और हर एनर्जी लेवल की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। अगर हम 4 एनर्जी लेवल की बात करें तो हमारे पास में सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड एनर्जी लेवल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। थर्ड की होती है 18 की। और जो फोर्थ एनर्जी लेवल है उसकी कैपेसिटी होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से धीरे धीरे इनकी
कैपेसिटी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है। अब आगे अपन पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में कि s, p, d और f ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों फ्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। इसमें हम देखें कि जो 9 एटॉमिक नंबर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 9, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है एटॉमिक नंबर के बारे में, जो एटॉमिक नंबर होते हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा, है ना, तो आपको पता है कि एटॉमिक मास दैट इज कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। यहाँ पर ये कैपिटल N और कैपिटल P लिखा हुआ है, बट इट इज ऑलवेज स्मॉल। ये जो है P यहाँ पर स्मॉल होगा और N भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 9 होगा। A is equal to will be 9 and Z, capital Z will be equal to 9 and 19। तो यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, है ना। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 9 है तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये है ना 2, और इसके बाद में अब 2 चले गए तो बचे इसमें 7, तो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर एनर्जी लेवल में फिल होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर किस एनर्जी लेवल में या किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ये निकालने के लिए हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं 2, चलिए इधर आगे देखते हैं हम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, each orbit can hold a maximum number of electrons. An easy way to calculate the total number of electrons that can be held by a given energy level is to use the formula 2n square। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। यहाँ पर n का मतलब है हमारा एनर्जी लेवल, कि एनर्जी लेवल कौन सा है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट का कैलकुलेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 टू द पावर 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। अगर 2 का कैलकुलेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, है ना। थर्ड का अगर कैलकुलेट करना हो तो इस तरह से ये। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से सिंपली इस फॉर्मूले से 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी एनर्जी लेवल में या किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। चलिए हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जो बोर्स मॉडल हमने देखा है उसे पूरे को, है ना। तो व्हाट आर द मेन की एस्पेक्ट्स ऑफ द बोर मॉडल। इसमें हम देखते हैं सबसे फर्स्ट आता है बच्चों हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिटिंग रेडिएशन, है ना। जो बोर्स मॉडल में सबसे पहली बात हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑफ दीज स्टेबल ऑर्बिट हैज अ डेफिनिट एनर्जी। इन ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है ना। ये हमने देखा कि हर लेवल की एक फिक्स्ड एनर्जी है। अब तीसरी बात इसी पॉइंट से हमारी जुड़ी हुई है कि एनर्जी इज रेडिएटेड। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करते हैं, बट यहां पर नेल्स बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी तभी रेडिएट होगी जब इलेक्ट्रॉन्स किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी रेडिएट होती है, जो रेडिएशंस रेडिएट होते हैं उनमें कुछ एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी आएगी कहां से, तो इलेक्ट्रॉन जो हायर लेवल एनर्जी लेवल पर है
वो जब लोअर में आएगा तो उसकी कुछ जो एनर्जी डिफरेंसेस है दोनों एनर्जी लेवल का, उतनी एनर्जी को वो इमिट करेगा, बाहर छोड़ेगा। दैट एनर्जी, दैट एक्सीड एनर्जी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। तो देखो, एनर्जी इज रेडिएटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू दी लो एनर्जी ऑर्बिट। जब भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से वो लो एनर्जी ऑर्बिट में आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ था हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द ग्रुप ऑफ सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।